सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फुल नॉलेज। सो गाइस, जैसा कि हमने पोल किया था इंस्टाग्राम पे, तो मोस्टली लोग यही कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ लाओ स्टार्ट से, तो बिल्कुल बेस से लेके एडवांस चलेंगे। सो वी जस्ट नीडेड योर सपोर्ट। सो गाइस, मैं जो ये जावास्क्रिप्ट आपको बताऊंगा या समझाऊंगा, पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम, और बिल्कुल बेस से लेके एडवांस चलेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल सब कवर होगा। शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, बोर बिल्कुल नहीं करूँगा। सो गाइज, मैं जिस बुक का रेफरेंस लेके आपको ये समझा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा, तो उस बुक का नाम है प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपर्स, निकोलस सी जकास। तो मेरा ये मानना है, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इन्हें क्रेडिट जरूर देना चाहिए। तो आप चाहे तो इनकी बुक परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ढूंढ सकते हो। तो गाइज, जो ये पूरी PPT है, ये PPT आपको मिलेगी, बट इसमें मैंने 2 कंडीशन रखी हैं अलग अलग। अगर आप चाहते हो कि PPT आपको चाहिए फ्री में, तो आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पे आना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे। स्टेप 1 क्या है, अगर आप चाहते हैं आपको फ्री में लेना है, तो फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करना है और हमें मैसेज भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है कि हाँ भाई हम फॉलो कर चुके हैं IT फुल नॉलेज को। साथ ही साथ आपको हमारे कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, उसमें भी ज्वाइन होना है। और 1-2 और ग्रुप हैं जहाँ पे ज्वाइन होना है। तो ये फ्री वाला है। लेकिन अगर कोई चाहता है हमें सपोर्ट करना, या वैसे ही नॉर्मली भी अगर कोई चाहता है, कोई पेड चाहता है, तो सिर्फ 10 रुपये में PPT मिलेगी। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको सीधा PPT मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्री वाला तरीका देखिए, नहीं तो 10 रुपये भी कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि आप 10 रुपये लो, अगर आप चाहो तो फ्री में, तो आपको कुछ और जगह ज्वाइन करना पड़ेगा। सो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। तो टॉपिक जो कि हम कवर करने वाले हैं गाइस आज की इस वीडियो में, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, जावास्क्रिप्ट और ECMAScript किस तरह से आपस में रिलेटेड है, डॉम क्या होता है, बॉम क्या होता है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देखेंगे, कैसे कैसे वर्जन आए, और फिर हम जानेंगे फाउंडर कौन है जावास्क्रिप्ट के। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जब मार्केट में आई थी 4 दिसंबर 1995 ईयर में, तो तब जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पज़ था कि जो इनपुट जो वैलिडेशन है उसको क्लाइंट साइड पे हैंडल करना। यानी ऐसा ना हो कि अगर सपोज़ कीजिए आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और आप कुछ रिक्वायर्ड फील्ड हैं उन्हें फिल ज़रूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही सबमिट कर सकते हो। यानी नहीं तो आपने नॉर्मली भी बहुत सी वेबसाइट पे देखा होगा कि नेम या पिन कोड, ये उसके नीचे रेड आ जाता है कि ये ज़रूर फिल करो, सबमिट होने नहीं देता। तो वो सब गाइस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होते हैं। मेन बेस जावास्क्रिप्ट है, बाद में आप jQuery, AngularJS किसी भी से भी लगा सकते हो, बेस जावास्क्रिप्ट है। ओके, सपोज ए रिक्वायर्ड फील्ड इज नॉट फिल और वैल्यू एंटर्ड वाज इनवैलिड, सो ए राउंड ट्रिप टू सर्वर वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डेटा इनवैलिड है या फिर नहीं है। मेन पर्पज़ ये है, सपोज करो आपको एक फॉर्म है, उसमें नेम डालना है और नेम में कोई डाल दे 30, तो क्या नेम में 30 एक्सेप्टेड है? बिल्कुल नहीं। ये तो एज में जा सकता है, लेकिन नेम में तो स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ना नेम करेक्टर, तो वहाँ पे ये कैसे सही होगा? तो क्या है, सर्वर पे जाएगी वो रिक्वेस्ट, फिर वहाँ से चेक होके आएगी, और पहले के टाइम में नेट भी स्लो होता ही था, तो गाइस काफ़ी डिले हो जाता है क्लाइंट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का यही मेन पर्पज़ था, क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन को हैंडल करना। तो चलिए इस PPT को हम स्टार्ट करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, जो भी मैंने अभी कहा कि क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल करने से क्या मतलब है, क्योंकि तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी जो कि बिलिंग मैनेजमेंट टाइप की थी। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके आने से क्या हेल्प हुई। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सबमिट बटन है, ये अभी देखो क्लिक करोगे कुछ नहीं, ये डिसेबल है, यानी अभी उस पर क्लिक कर ही नहीं सकते। बट देखो वैलिडेशन लगे हुए हैं, कस्टमर का नेम डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो जैसे नेम डाला, अभी भी ये डिसेबल ही है। सेलेक्ट आइटम सेलेक्ट करो, कौन सा आइटम ऐड करना है। तो ऐसा अगर कोई कस्टमर आया, उससे एंटीवायरस डलवाना, तो उसने एंटीवायरस सेलेक्ट किया, देखो अभी भी ये डिसेबल ही है, ठीक है। तो वैलिडेशन लगी हुई है, जब तक ये जो कुछ फील्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वो फिल नहीं होंगे तब तक सबमिट नहीं हो सकता। तो टोटल अमाउंट अगर मैं डालता हूँ लेट्स से 1200, सो आप देख सकते हो अभी भी डिसेबल है, ठीक है। सबमिट बटन, अब देखना गाइस, अब ध्यान से,
जैसे ही मैं पेड अमाउंट की वैल्यू डालूंगा गाइस, अब देख सकते हो नीचे ये इनेबल हो गया है। तो दैट्स मीन अब हम सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो पहले क्या होता था गाइस, जब जावास्क्रिप्ट नहीं थी, ये मैंने एंगुलर जेएस से किया है बट जावास्क्रिप्ट बेस है, फिर jQuery, फिर एंगुलर जेएस। तो क्या होता था जब जावास्क्रिप्ट नहीं थी तो इतनी सी चीज़ के लिए भी क्या करना पड़ता था, रिक्वायर्ड फील्ड हो या फिर ये डिसेबल हो या इनेबल हो, उस चीज़ के लिए भी गाइस हमें पूरा पहले सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ता था। सर्वर साइड पे फिर चेक होके आता था, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग चेक होगा कि वो रिक्वायर्ड है, यानी उसे फिल करना ज़रूरी है, तो फिर एरर देगा। पहले के टाइम में नेट भी स्लो चलता था। तो जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पज़ यही था लाने का, क्लाइंट साइड पे हम वैलिडेशन हैंडल कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे पेड अमाउंट को हटा दूँ तो आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, पेड अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी इसे फिल करो, ये इनेबल हो जाएगा। तो देखो टोटल कितना था, 1200 का एंटीवायरस था, मान लो किसी ने 400 रुपीज़ ही पे किए, तो ड्यू अमाउंट कितना बचा कस्टमर को जो देना है, 800। तो अगर हम सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हो कस्टमर क्रिएट हो गया है। अब अगर हम ये पेज रीडायरेक्ट कर देगा तो, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं व्यू कस्टमर्स पे जब हम जाएंगे तो अभी भी मैंने अतुल शर्मा बनाया, सबसे ऊपर आ गया अवस्था एंटीवायरस, और देखो ये सारी डिटेल आ गई, एडमिन ने बनाया और किस डेट में बनाया। तो गाइज जो मैंने आपको ये नॉर्मल सा दिखाया, तो इसमें वैलिडेशन लगे थे ना, और सर्वर साइड पे जाने से पहले ही पूरा चेक हो रहा था। तो यही हेल्प होती है जावास्क्रिप्ट जो स्टार्ट हुई थी, वो इसी पर्पज़ से हुई थी कि हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन को हैंडल कर सकें। मेन स्टार्ट यहीं से हुई थी, बाकी बाद में जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो बाद में हुई हैं, लेकिन मेन पर्पज़ यही था कि क्लाइंट साइड पे हम वैलिडेशन हैंडल कर सकें। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, और उस टाइम पे क्या होता था कि अगर नॉर्मल फील्ड रिक्वायर्ड है वो चेक करने के लिए भी सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी। तो यहीं से जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पज़ था कि जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी थी, वाई यू नीड जावास्क्रिप्ट टू हैंडल इनपुट वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड। यही मेन पर्पज़ था जावास्क्रिप्ट का जब वो स्टार्ट हुई थी। बाद में वो इवॉल्व होती गई और नई नई चीज़ें ऐड होती गई। सो फ्रेंड्स, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल करना से क्या मतलब था मेरा। नेटस्केप नेविगेटर इस चीज़ को चेंज करना चाहता था जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से। यानी नेटस्केप नेविगेटर जो है गाइस एक ब्राउज़र है जो कि नेटस्केप कम्युनिकेशन ने बनाया है। जैसे कि आप नॉर्मल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, ऐसे ही नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र है जिसे नेटस्केप कम्युनिकेशन कंपनी ने बनाया है। और यही चाहती थी कि जावास्क्रिप्ट की स्टार्ट हो जाए, और जो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था वो इन्होंने ही किया था, नेटस्केप नेविगेटर इस ब्राउज़र में ही स्टार्टिंग के लिए। तो आगे देखते हैं, कैपेबिलिटी टू हैंडल बेसिक वैलिडेशन ऑन क्लाइंट साइड। उस टाइम पे गाइस अगर सपोज कीजिए पहले क्या था कि नेट भी उतना फास्ट नहीं होता था पहले के टाइम पे, है ना, और आपको ध्यान हो साइबर कैफे में हम जाते थे, फॉर्म भरते थे तो कितना कितना टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन हैंडल नहीं होते थे क्लाइंट साइड पे, सारी चीज़ जाती थी सर्वर साइड पे। अगर सपोज कीजिए कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, वो उसे डालनी है उसमें वैल्यू, और उसे सबमिट किया तब पता चलता था अरे यार इसे तो डालना, इसे भी फिल करना है, और वो भी बीच में गैप में क्योंकि इंटरनेट स्लो था। तो मेन यही था कि क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल कर लो ताकि सर्वर पे चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े दोबारा से। सपोज कीजिए आपने नेम में डाला 30, तभी बता देगा नेम मस्ट कंटेन A to Z अल्फ़ाबेट्स। तो ये वैलिडेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंगुलर जेएस में मैं आपको काफ़ी इजीली बता दूंगा। तो उस टाइम पे गाइस यही पर्पज़ था कि क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपको पता ही है कि क्लाइंट को कितना वेट करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। उस टाइम से जावास्क्रिप्ट काफ़ी ग्रो करने लगी। जावास्क्रिप्ट सिर्फ डेटा वैलिडेशन के लिए ही तक ही नहीं रही कि हाँ सिर्फ वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, आगे और विंडो एंड इट्स कंटेंट अलग अलग जगह में यूज़ होने लगी। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप किसी ब्राउज़र, क्लाइंट का ब्राउज़र पता लगाना है कौन सा ब्राउज़र है क्लाइंट के साइड पे जिस पे क्लाइंट वर्क कर रहा है, हमारी वेबसाइट विजिट कर रहा है, या फिर किसी पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करना हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट की हम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और इंटरेक्शन भी, जैसे कि फंक्शन वगैरह या मेटा प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट होते हैं ना, सी में आप अपने पढ़े होंगे, स्टेटमेंट, लूप, वूप सब होता है जावास्क्रिप्ट में, वो सब। जावास्क्रिप्ट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेब। जो ब्राउज़र्स थे
फ़ोन वाले भी, मोबाइल फ़ोन में जो चलते हैं जिसमें डिसेबिलिटी है कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट ये सब इनेबल नहीं रहने, डिसेबल है, उसमें भी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करने लगी। इतना जावास्क्रिप्ट उस टाइम पे ग्रो कर गया क्योंकि क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल हो रहे थे। इवन जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी गाइज, उसने भी अपनी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो उन्हें भी अपने उसमें, अपने ब्राउज़र में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करना पड़ा फ्रॉम इट्स अर्लियर वर्जन। यानी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्टार्ट से वर्जन आ रहे हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हुई है। अब आप कहेंगे यार इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हुई है तो कॉपीराइट का इशू नहीं पड़ा कि नेटस्केप ने बनाया? नहीं पड़ा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़े से अल्टर किए थे, चेंजेस किए थे, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं किया था। द राइज ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रॉम सिंपल इनपुट वैलिडेटर टू पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड। पहले कुछ सोचा ही नहीं था कि इनपुट वैलिडेशन से जो स्टार्ट हुई थी वो जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ होने लगेगी। जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसे सीख तो आप जल्दी सकते हो लेकिन आपको समझने में और उसको मास्टर करने में सालों लग जाते हैं गाइस। टू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, हमको इसका पूरा पोटेंशियल जानने के लिए कि जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसकी हिस्ट्री, इसकी लिमिटेशन, क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट का नेचर भी पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम जान लेते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। सपोज कीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, फिर क्या है आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। फिर आपके सामने एक मैसेज आए जिसमें ये लिखा है कि अरे आप तो नेम डालना भूल ही गए। तो आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो वही उस टाइम पे क्लाइंट को भी काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता था। नेट स्पीड वैसे ही स्लो होती थी पहले के टाइम पे। नेटस्केप जो नेटस्केप कम्युनिकेशन कंपनी थी, उसने इस टाइम पे सीरियसली सोचा कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो उन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। क्लाइंट साइड का मतलब जो ब्राउज़र पर रन कर रही है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू हैंडल सिंपल प्रोसेसिंग, नॉर्मल जो प्रोसेसिंग है उसे हैंडल करने के लिए। ब्रेंडन ईच जो कि फाउंडर थे जावास्क्रिप्ट के, उन्होंने वर्क किया नेटस्केप पे एट ए टाइम। और उन्होंने एक टाइम पे मतलब नेटस्केप में काम करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया एक लैंग्वेज को डेवलप करना जिसका नाम उन्होंने दिया मोचा, और बाद में उसका नाम दिया लाइव स्क्रिप्ट। और जब नेटस्केप नेविगेटर 2 रिलीज़ होने वाला था इन 1995, तो उसमें जो ब्रेंडन ईच थे उनका मेन पर्पस था कि जो नेटस्केप नेविगेटर 2 है इसमें हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर लेंगे बोथ हैंड पे, ब्राउज़र पे भी सर्वर पे भी। तो ब्राउज़र पे जो यूज़ करेंगे उसको तो हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट, लेकिन जो सर्वर पे यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे लाइव वायर। नेटस्केप ने एंटर किया डेवलपमेंट फील्ड में विद सन माइक्रो सिस्टम्स। तो आज के टाइम पे तो आई थिंक ओरेकल की है जावा, लेकिन पहले सन माइक्रो सिस्टम की थी 2 से 2.5-3 साल पहले अगर आप देखो। तो नेटस्केप ने क्या करा, एलियांस कर लिया, मिल गए किन से, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी से, कि भाई अब हम लाइव स्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन को रिलीज़ करने वाले हैं। तो लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जावा पॉपुलर थी, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये थी जावा प्लस स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। जैसे ही नेटस्केप नेविगेटर 2 रिलीज़ होने वाला था, उससे पहले नेटस्केप ने चेंज कर दिया नाम लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट नाम, जावा जो नाम था वो काफ़ी पॉपुलर था और वाइडली एक्सेप्टेड था एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लाइव स्क्रिप्ट थोड़ा अजीब लग रहा था, जावा फेमस था तो जावा, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी तो जावा प्लस स्क्रिप्ट बन गया जावास्क्रिप्ट। क्योंकि गाइस जो जावास्क्रिप्ट 1.0 था वो काफ़ी हिट रहा, पहला वर्जन ही। तो नेटस्केप ने रिलीज़ किया अपने नेटस्केप नेविगेटर 3 वर्जन में, जो ब्राउज़र मैंने आपको दिखाया था, नेटस्केप नेविगेटर 3 वर्जन में 1.1 वर्जन जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि वेब ग्रो कर रहा था फास्टली, साथ ही साथ नेटस्केप ने अपनी कंपनी को ऐसे पोजीशन में ला के रख दिया कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे वही वर्क कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी कमाई तगड़ी होनी है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, मार्केट में डोमिनेट करेगी। इसी टाइम पे लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट तुरंत कूदा। माइक्रोसॉफ्ट ने गाइस क्या किया, कुछ और रिसोर्सेज लगाए और जो ये था नेटस्केप नेविगेटर, इसका कंपीटिंग ब्राउज़र बनाया जावा इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले भी था लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के आगे वर्जन्स आए तो उसमें क्या करा इन्होंने, जो जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन थी वो यूज़ करी।
जस्ट आफ्टर नेविगेटर 3 वाज रिलीज, जैसे ही नेटस्केप नेविगेटर 3 वर्जन रिलीज़ किया नेटस्केप कम्युनिकेशन की कंपनी ने इस ब्राउज़र को, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 वर्जन। जैसे ही नेटस्केप नेविगेटर का 3 वर्जन आया उसके बाद ही इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया, और उसमें जो जावास्क्रिप्ट थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ही यूज़ किया, लेकिन नाम क्या दिया, जावास्क्रिप्ट नहीं, जे स्क्रिप्ट। और ये जे स्क्रिप्ट नाम क्यों दिया, और सारी चीज़ भी कॉपी पेस्ट नहीं मारी, कुछ रिसोर्सेज अपने लगाए और चेंजेस करके, टू अवॉइड एनी लाइसेंसिंग इशूज़ विद नेटस्केप, तो इसको नाम दिया गया जे स्क्रिप्ट। 9 अगस्त 1996 से माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट पे वर्क करना, और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है उसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहा, और फ्यूचर है ही है जब माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आ गई वो। बट ये चीज़ जो थी बैड लक रही नेटस्केप के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट मीन्स देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो गाइस माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट मीन्स 2 वर्जन है यहाँ पे मार्केट में। कैसे, एक तो जो नेटस्केप पे चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट इन नेटस्केप नेविगेटर, साथ ही साथ जो इस पे चल रहा था इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उस पर नाम था जे स्क्रिप्ट। जैसे कि गाइस सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें सिंटैक्स या बाकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो जावास्क्रिप्ट उस टाइम पे कोई स्टैंडर्ड नहीं थे कि इसका सिंटैक्स ये रहेगा, फीचर ये रहेगा। अब क्या था, कोई कहीं पे नाम जे स्क्रिप्ट है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, कोई कुछ और वर्जन इंप्लीमेंट करेगा, कुछ और करेगा, कोई थोड़े अलग फीचर करेगा। तो इंडस्ट्री में ये बात चली क्यों ना जावास्क्रिप्ट को हमें स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बना दें कि भाई सब इसे यूज़ करने लगे, और इसका एक स्टैंडर्ड हो कि ये सिंटैक्स रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। 1997 में जावास्क्रिप्ट का जो 1.1 वर्जन था वो सबमिट किया गया यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म है जिसकी इकमा, इसे इकमा नहीं एकमा बोलते हैं, इकमा एज ए प्रपोजल। तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ES6 एरो फंक्शन होता है उसमें, लेट कॉन्स्ट ये सब चीज़ होती हैं, तो इकमा 6 वो क्या है, देखो यही है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ES इकमा स्क्रिप्ट, ES होगा इकमा स्क्रिप्ट। तो देखो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इकमा एज ए प्रपोजल उन्हें भेजा गया। तो टेक्निकल कमेटी जो थी 39 उसको ये असाइन हुआ कि जावास्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है उसको स्टैंडर्ड कर दिया जाए, उसके सिंटैक्स को और उसके स्ट्रक्चर को, फॉर ए जनरल पर्पस कि भाई कोई भी यूज़ कर सके, क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी किसी भी ब्राउज़र पे चल जाए। जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका जैसे VB स्क्रिप्ट है और बाकी चीज़ें हैं, तो वो जो VB स्क्रिप्ट का कोड है ना, तो वो अगर रन करोगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो रन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन करेगा, लेकिन गूगल क्रोम पर रन करोगे या मोजिला पे करोगे वो आउटपुट नहीं देगा जी। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट की मोस्टली चीज़ें। तो ये जो जावास्क्रिप्ट थी ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी ब्राउज़र पे चलाओ सब पे आउटपुट देगा, कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप लिखो, किसी ब्राउज़र पर रन करो। वेंडर न्यूट्रल यानी किसी भी कंपनी के, यानी कि इसी ब्राउज़र पर चलेगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के साथ जो VB स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट नहीं सॉरी VB स्क्रिप्ट जो थी या माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उसके ब्राउज़र या उनकी चीज़ों को ही चलते हैं। वेंडर न्यूट्रल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेड अप ऑफ प्रोग्रामर्स फ्रॉम नेटस्केप, नेटस्केप के प्रोग्रामर भी मिले, सन माइक्रोसिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट के, और बॉल एंड नोम्बस और अदर कंपनीज भी बाद में मिल गई विद द इंटरेस्ट कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्यूचर दिखे। तो जब फ्यूचर दिखता है इनमें इतनी कंपटीशन होता है, लेकिन जब दिखता है फ्यूचर हो रहा है तो सब एक साथ मिल लेते हैं, ऐसी नहीं होती इनमें कोई भाई हम जानी दुश्मन एक दूसरे के। टेक्निकल कमेटी 39 जो है महीनों तक मिलती रही इनके डेवलपर्स से, इन सब से। उसके बाद इकमा 262 क्या है, स्टैंडर्ड है। जैसे आपने ये सुना होगा ना, नेटवर्किंग में ISO सुना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किया इकमा इंटरनेशनल एक कंपनी है उसने। तो उसमें जो स्टैंडर्ड है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, तो उस स्टैंडर्ड नंबर है ये 262 इकमा, क्योंकि इकमा इंटरनेशनल ने किया, उस कंपनी उसने किया ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इकमा 262 क्या है, स्टैंडर्ड है ये फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो एज ए टेक्निकल कमेटी 39 जो है मंथ्स तक मिलती रही विद द डेवलपर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपनीज। किसके लिए, एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसका नेम क्या दिया गया, इकमा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे गाइस इकमा 262 क्या, इसे देख लेते हैं। दिस इज ए स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाई इकमा इंटरनेशनल
इट कंटेन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जैसे सिंटैक्स क्या रहेगा, कीवर्ड्स क्या रहेंगे, रिजर्व्ड वर्ड क्या रहेंगे, ये सब इसमें लिखा गया था। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ECMA को इम्प्लीमेंट करती है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिखी ECMA में लिखी गई हैं, ECMA 262 में, लेकिन जावास्क्रिप्ट उससे बहुत ज़्यादा है। तो अभी आगे हम जानेंगे। तो ECMA 262 सिर्फ ऐसे ही स्टैंडर्ड है, जैसे आप देखते हो हमारे कीबोर्ड में होता है QWERTY होता है, QWERTY, तो ऐसे ही ये भी एक स्टैंडर्ड है। बट ये स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए है? ये तो था कीबोर्ड के लेआउट के लिए QWERTY वाला, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है ECMA 262 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कॉल्ड ECMA स्क्रिप्ट। 1997 में गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक साथ मिल गए, या इन्होंने एक तरह से स्टैंडर्ड मिले तो नहीं, एक जो स्टैंडर्ड देते हैं तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड किया ISO IEC, दोनों कंपनी की शॉर्ट फॉर्म हो गई ना, दोनों स्टैंडर्ड की। तो ऑल्सो अडॉप्टेड ECMA स्क्रिप्ट एज ए स्टैंडर्ड। तो इसमें जो नाम था स्टैंडर्ड नंबर वो था ISO IEC 1621 और 62। इस टाइम से जो वेब ब्राउज़र था वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने लगी ECMA स्क्रिप्ट की सर्वर में नहीं, सॉरी, ECMA स्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन होने लगी ब्राउज़र पे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होने लगी वो जावास्क्रिप्ट ही रन होती थी, लेकिन जो बेसिक सिंटैक्स था वो ECMA में लिखा गया था कि क्या क्या चीज़ होंगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट मेनली गाइस 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ECMA स्क्रिप्ट, DOM और BOM। ECMA स्क्रिप्ट आपने अभी तक देखा, अभी और डिटेल में आने वाला है, और DOM और BOM भी अभी हम देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट और ECMA स्क्रिप्ट को हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, यानी मिलते जुलते से हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। लेकिन जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतनी नहीं है जितनी कि ECMA 262 स्टैंडर्ड में डिफाइन की गई है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली डिफाइन की गई है 3 पार्ट्स में, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। ECMA स्क्रिप्ट, तो ECMA स्क्रिप्ट क्या है? कोर है जावास्क्रिप्ट का, बेस है। इसमें लिखा गया है कि सिंटैक्स कैसा रहेगा, कीवर्ड क्या रहेंगे, रिजर्व्ड वर्ड क्या रहेंगे, और ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें उसमें हैं, तो वहीं से ली गई है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करती है। सेकेंड है डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं अभी। और थर्ड नंबर पे आता है BOM, जो कि है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ECMA स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज डिफाइन की गई थी ECMA 262 स्टैंडर्ड में, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है वेब ब्राउज़र पे ही। इनफैक्ट जो ये लैंग्वेज थी इसके लिए इनपुट और आउटपुट के लिए कोई मेथड नहीं थे, लेकिन ECMA 262 एज ए बेस डिफाइन की गई है, जिसके ऊपर कोई भी रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिल्ड हो सकती हैं ECMA के ऊपर। वेब ब्राउज़र जो है जस्ट एक होस्ट इन्वायरमेंट है जिस जगह पे हम ECMA स्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन रह सकती है, यानी जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है। आप देखते हो ना ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट रन होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ECMA स्क्रिप्ट इज सिंपली ए डिस्क्रिप्शन। ECMA स्क्रिप्ट सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये चीज़ होंगी ऑफ ए लैंग्वेज इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ द थिंग्स डिस्क्राइब इन द स्पेसिफिकेशन। तो जो भी ECMA स्क्रिप्ट के स्पेसिफिकेशन में डिफाइन किया गया है उसको ही इम्प्लीमेंट करती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट्स ECMA स्क्रिप्ट। ऑन ए वेरी बेसिक लेवल ECMA स्क्रिप्ट डिफाइन करती है फॉलोइंग पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी जावास्क्रिप्ट के लिए क्या क्या डिस्क्राइब करती है ECMA स्क्रिप्ट। तो सिंटैक्स, टाइप्स, स्टेटमेंट्स और कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स, ये सब जो ECMA स्क्रिप्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है जावास्क्रिप्ट। अब हम आ गए गाइस DOM पे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था ECMA स्क्रिप्ट और फिर था BOM, तो सेकंड है DOM, जावास्क्रिप्ट किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, रूट एलिमेंट है यहाँ पे HTML। तो यहाँ पे देखो अभी हम बात करते हैं, जैसे जब भी गाइस रन होता है ना वेब पेज कोई भी, तो जो ब्राउज़र होता है हमारा वो क्रिएट करता है एक DOM की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या है, पूरे पेज को ऐसे डॉक्यूमेंट दिखता है वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे रूट एलिमेंट अगर आप HTML का पेज रन करते हो सबसे ऊपर है HTML, उसके अंदर हेड है, तो देखो हेड के अंदर टाइटल आएगा, टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। तो देखो टाइटल जैसे यहाँ पे है माई टाइटल, इधर देखो HTML में इधर साइड क्या है, बॉडी आ रही है। तो हेड के अंदर ये टाइटल ओपन टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज होगा, फिर बॉडी होगी ना, तो बॉडी अलग यहाँ पे चाइल्ड दिखा रखे। तो बॉडी के अंदर क्या है, एंकर टैग है, H1 है, ये एलिमेंट है, लेकिन देखो AHREF इक्वल टू लिखते हो ना डबल कोट्स में, तो ये इसका एट्रीब्यूट है ना,
HTML में एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है लिंक में, और H1 में ये क्या है, हेडर है। तो कुल मिला के ये एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आने वाला है। डॉम एक डिफाइन करता है स्टैंडर्ड, किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो द W3C फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो W3C डॉम इज ए प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस। एक इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है प्रोग्राम और स्क्रिप्ट को कि हम डायनामिकली एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं कंटेंट, यानी अंदर का जो लिखा हुआ है, या फिर स्टाइल की कलर वलर या ये सब चीज़ चेंज कर दी, या फिर डॉक्यूमेंट या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो ना जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा है कि डॉक्यूमेंट की आईडी गेट कर ली, सपोज कीजिए पैराग्राफ है, उसकी आईडी दे दी P1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID P1 डॉट इनर HTML इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, तो पैराग्राफ के बीच में वो टेक्स्ट आ जाता है। तो वाइज वो डॉम ही है। और डॉम कैसे समझाऊँ मैं आपको, देखो समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने कोई नॉर्मल HTML पेज किया, बैकग्राउंड रेड किया, बैकग्राउंड रेड आ गया। अब आप चाहते हो उस पेज पे बिना रिफ्रेश हुए, एक बटन है, बटन पे क्लिक होते ही ब्लू हो जाए या कुछ और कलर हो जाए, तो क्या है, उसके क्लिक होने पे आप आईडी गेट कर दोगे और स्टाइल एट्रीब्यूट जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में, डॉट करके कलर करके जो भी कलर है वो सेट कर दोगे। तो क्या है, रिफ्रेश नहीं होगा पेज, लेकिन उसी टाइम पे वो चीज़ या पर्टिकुलर बीच का कंटेंट चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, वो सब आप कर सकते हो। तो ये होता है गाइस डॉम से। सो गाइस डॉम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए लिमिटेड नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में ही डॉम होता है, एज एंगुलर में भी और रिएक्ट जेएस में भी डॉम होता है। ओके, तो बाकी डिटेल में हम आगे सेपरेट चैप्टर्स आएंगे जिसमें डॉम बॉम ये सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अब आते हैं गाइस हम बॉम पे, जो कि थर्ड पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी फुल फॉर्म है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये मेनली ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ उसके लिए है। तो बॉम डील करता है ब्राउज़र की विंडो से और उसके फ्रेम से। जैसे कि इस स्क्रीन पे या कहीं पे आप देखते हो 10 चल रहे हैं, 10 जगह टीवी चल रहा है पीछे, तो फ्रेम क्या है, अगर आप वेब ब्राउज़र पे बात करूँ तो एक वीडियो पूरी स्क्रीन पे नहीं चल रही, अलग अलग थोड़े थोड़े पार्ट में चल रही है, इधर अलग वीडियो, इधर अलग वीडियो, तो अलग अलग वो फ्रेम है वेब पेज पे, ठीक है। तो उस पर आप बीच में कुछ और दिखा सकते हैं, इधर कुछ और दिखा सकते हैं। तो जो बॉम है वो डील करता है विंडो से और उसके फ्रेम से, बट जनरली ब्राउज़र स्पेसिफिक एक्सटेंशन जो है, जैसे कि एडोब फ्लैश प्लेयर या फिर होते हैं ना कि पॉपअप टाइप आते हैं, ये सब चीज़ क्या है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बॉम के अंडर में मान सकते हो। अब हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं बॉम के अंदर। जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट पे देख दोगे कि जैसे आपने लोड की, ओके करने को आता है और अपने आप बहुत सारी खुलते रहते हैं पॉपअप, तो वो ब्राउज़र पे हो रहा है, तो ब्राउज़र के अंडर में आता है, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंडर आता है वो चीज़ें। सेकंड थिंग, मूव करना है या रिसाइज करना है या फिर क्लोज कर दिया ब्राउज़र को, अपने ब्राउज़र की विंडो क्लोज कर दिया, तो वो भी आप बॉम के अंडर में आता है, उससे हैंडल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्राउज़र के बारे में। ये भी हम जान सकते हैं कि क्लाइंट साइड पे जैसे ब्राउज़र है कौन सा यूज़ हो रहा है। ऐसे ही लोकेशन ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हमें पूरा जो वेब पेज खुला हुआ है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि location.href लिख के आप किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे भेज सकते हो, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रीन ऑब्जेक्ट विच गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र स्क्रीन रिजोल्यूशन। जैसे कि कोई लैपटॉप है या जौन सा जिस पे रन हो रहा है, तो कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, वो सब चीज़, मतलब कितने इंच का है, वो सब डिटेल्स निकाल सकते हो, स्क्रीन का रिजोल्यूशन। साथ ही साथ सपोर्ट फॉर कुकीज़, जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप फेसबुक लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है फेसबुक के डेटाबेस में, आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, वो चेक करता है, मैच कर, अगर सही हुआ तो लॉगिन करने देता है, नहीं तो एरर दे देता है। तो ये तो होता है सेशन में डेटा स्टोर करते हैं हम सर्वर साइड पे, ठीक है। तो उस पर जैसे सपोज करो लॉगिन किया, तो लॉगिन करते हुए हम जो मैच करता है रिकॉर्ड, जैसे मेरा नाम है अतुल शर्मा और आईडी है मेरी सर्वर पे सपोज कीजिए 1335। जब भी मैं लॉगिन करूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करेगा, तो एक आईडी से मैच करेगा और उस आईडी पे उसे आईडी मिल जाएगी। तो फिर हम क्या है, जब वो लॉगिन करेगा तो वहाँ से सेशन में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, यूज़र नेम या पासवर्ड, और उसे पेज में कहीं पे मैं दिखा रहा हूँ ना, वेलकम, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आता है वेलकम, और जो भी लॉगिन किया उसका नाम,
वो कैसे आता है, सेशन से यूज़र नेम उठा लेते हैं। जब लॉगिन करता है जो सा मैच कर गया, वहाँ से उसका यूज़र नेम जो डेटाबेस में स्टोर है वो उठा लेते हैं और वो शो कर देते हैं। तो भाई जो ये सर्वर साइड पे हम हैंडल करते हैं उसे बोलते हैं सेशन। लेकिन जो सपोर्ट फॉर कुकीज़ है, ये कुकी होती है क्लाइंट साइड पे। तो जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट आपने देखा हो, कुछ शॉपिंग करते हो और क्या हर जगह वही चीज़ें आती रहती है आपके सामने कि अभी आपने ये चीज़ देखी थी ये परचेज़ करने के लिए। तो वो कुकीज़ की हेल्प से ही ये सब चीज़ें होती हैं। कुकीज़ ब्राउज़र पे सेव होती हैं, काफ़ी कम साइज़ की होती हैं और इसे हैक करना ईजिली होता है क्योंकि ब्राउज़र पे होती हैं, सर्वर पे नहीं होती। साथ ही साथ लेस इन साइज़ होती है और क्लाइंट साइड पे होती है सबसे बड़ी बात। और नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, डेटा को स्टोर कर सकते हो बट काफ़ी कम डेटा को, और ब्राउज़र पे रहेगी, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो कुकीज़ क्योंकि ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे तो देखो ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ है, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में कुकीज़ आ गई, तो सपोर्ट फॉर कुकीज़ भी इसके अंदर आ गया। कस्टम ऑब्जेक्ट सच एज XML HTTP रिक्वेस्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर ActiveX ऑब्जेक्ट, ये क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है जब ब्राउज़र पे, तो हम क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटा अगर शो करना हो या लाना हो या इंसर्ट करना हो। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाता हूँ कि एजेक्स क्या होती है, वहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी इसका ऑब्जेक्ट क्यों बनता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ActiveX ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम स्लाइड्स पे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने अभी देखा था कि बॉम के अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चलता है तो उसके लिए ActiveX ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो वेब ब्राउज़र पे एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। फिर हम जैसे मान लो आप कहीं भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, और कहीं पे भी डेटा शो कर रहे हो, तो जो ऑपरेशन होते हैं, मान लो आपने यहाँ वैल्यू फिल की, यहाँ की और यहाँ की, फिर सेव किया, तो डेटाबेस में कहीं सेव होता है। और ऐसे ही नीचे व्यू हो रहा है तो डेटाबेस से वैल्यू शो करते हैं। तो जो यहाँ से कंट्रोल से वैल्यू उठा के सर्वर साइड पे हम एक मेथड पे भेजते हैं हर एक वैल्यू, और वहाँ पे एक कुछ कोड होता है जिससे डेटाबेस में सेव होता है। तो जो एजेक्स होती है वो यही काम करती है, यहाँ से वैल्यू उठा के उस मेथड तक भेजना जो हमने सर्वर साइड पे बनाया है, वहाँ पे हम डेटाबेस में सेव करने का कोड लिखते हैं। ऐसे ही एक मेथड कॉल हुआ होगा जहाँ से ये वाला डेटा शो हो रहा नीचे। तो अभी मैं आपको एजेक्स दिखाने वाला हूँ कि एजेक्स क्या है, क्योंकि जो ये XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट में थोड़े ज़्यादा लाइनों में होता है, आगे चल के कुछ कम लाइन में कोड हो जाता है। लेकिन मेन पर्पज़ क्या है, डेटाबेस में डेटा भेजना है या डेटाबेस से डेटा लाना है, बीच में एजेक्स वर्क करेगी। तो जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लैब पी, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश टिक करो या नहीं करो उस चीज़ के लिए, और इसका कोई डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो कौन सा लैब पी, डेल लैब पी। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो आइटम कैटेगरी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। देखो अब पेज रिफ्रेश हुआ सेव करते ही, और देखो यहाँ पे आ गया लैब पी। क्या मैंने खुद कहीं से ऊपर कुछ किया, एकदम मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ मुझे शो हो गया। तो गाइज ये एजेक्स ही थी कि मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करते ही मैंने इसी सेम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया तो ये नीचे का डेटा भी रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पर एजेक्स ने काम किया, यहाँ पे डेटा शो कर रहे हैं, यहाँ पे एजेक्स की हेल्प से हम डेटा ला रहे हैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, और यहाँ पे जब हम डेटा यहाँ से सेव कर रहे हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिससे उस मेथड पे सारा डेटा ले जा रहे हैं, यहाँ से एक एक वैल्यू, और फिर कॉलम्स जो होते हैं डेटाबेस में टेबल्स के फील्ड्स, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और फिर सेव करने की कमांड ले दे रहे हैं। तो गाइज जो XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था या वो सब चीज़ करनी थी, वो इसी चीज़ के लिए करनी थी कि हमें जो डेटा शो करना है या इंसर्ट करना है, ये सब चीज़ जो करनी है, उसके बीच में जो मीडियम होगा जो मेथड तक भेजेगा या कहीं पे शो करना है, तो वहाँ पर काम करती है एजेक्स। तो ऐसा नहीं है ये अपने आप रिफ्रेश हुआ, क्योंकि हमने पेज रीडायरेक्ट किया तो ये मेथड जो कॉल हो रहा होगा पेज के स्टार्ट होने पे, तो ये वाला डेटा भी रिफ्रेश होके आ गया। सो फ्रेंड, जैसे ही हमने आइटम कैटेगरी बनाई तो यहाँ पे एजेक्स यूज़ हो रही है। तो आप देख सकते हो एजेक्स का मेन पर्पज़ ये होता है पार्शियल रिफ्रेश करना है हम पेज को, मतलब ऐसा नहीं है पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, सिर्फ नीचे का डेटा रिफ्रेश हुआ, ऊपर से आप अपना वर्क कर सकते हो, ऊपर से ऐड करोगे नीचे शो होने लगेगा तभी लाइव। तो पार्शियल रिफ्रेश के लिए हम एजेक्स को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से तो आप अपना काम कर ही सकते हो, ऐसा तो नहीं ये पूरा वर्क रुक गया कि ये लोड होना है तो ये तुम कर नहीं सकते, दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एजेक्स को पार्शियल रिफ्रेश के लिए। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लैब पी है, अगर कोई एक और आइटम कैटेगरी बनाए सेम नेम से तो गाइस वो नहीं बनाने देगा,
तो अगर हमने लैपी बनाई और डिस्क्रिप्शन कुछ भी डालो, तो अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं तो आप देख सकते हो भाई अलर्ट दे रहा है आइटम कैटेगरी विद सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आइटम कैटेगरी को नीचे आए लैपी नाम से बना हुआ है ना आइटम, तो गाइस आप रिपीट नहीं कर सकते सेम नेम को। सो गाइस आप देख सकते हैं आइटम कैटेगरी विद सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप देख सकते हैं नीचे लैपी था, तो अगर हम एक आइटम सेम आइटम को दोबारा बना रहे हैं तो वो नहीं बन रहा, रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहें तो आप कुछ सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर हम आपको बता देंगे अगर आप चाहें तो आप भी ये सब सीख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी एप्लीकेशन या ये वर्क होता है। तो मैंने इसमें ASP.NET MVC SQL सर्वर को यूज़ किया है और AngularJS की हेल्प से मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं। तो मेनली एजेक्स का हम इसीलिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, नीचे का व्यू है, नीचे व्यू हो रहा है लाइव, ऐसा थोड़ा ना है कि वरना अगर ये नहीं होता क्या होता, आपको एक पेज पे सेव करते दूसरे पेज पे शो कराते। तो एजेक्स से क्या है, पार्शियल पेज रिफ्रेश, यानी नीचे डेटा शो हो रहा है और ऊपर का काम भी हो रहा है, और ऊपर जैसे सेव करोगे नीचे डेटा लाइव दिखने लगेगा। नेटस्केप कम्युनिकेशन ने बनाया था गाइज नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र, तो यही है नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। जैसे कि देखो नेटस्केप नेविगेटर का 9th वर्जन है ये, जैसे कि अब नॉर्मल गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसी नेटस्केप कम्युनिकेशन वाली कंपनी का था ये ब्राउज़र जिसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। तो ये बनाया नेटस्केप कम्युनिकेशन ने, कंपनी ने। सो गाइस हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स। मोजिला जो है वो फादर था नेटस्केप फ्रॉम द ओरिजिनल नेटस्केप जो पहले था। तो जो ओनली ब्राउज़र वेंडर था, जो ब्राउज़र था जिसने फॉलो की है जावास्क्रिप्ट के वर्जन की नंबरिंग सीक्वेंस, वो सिर्फ और सिर्फ मोजिला ने की है। अब ये क्यों की है ये आपको थोड़ी देर में बहुत अच्छे से पता चलने वाला है कि मोजिला ही क्यों, गूगल क्रोम क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों नहीं। जब भी गाइस नेटस्केप का सोर्स कोड यूज़ हुआ था इनटू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नेम मोजिला प्रोजेक्ट। लास्ट ब्राउज़र वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट का था 1.3 था, और 1.4 हम इम्प्लीमेंट किया था सर्वर पे एक्सक्लूसिवली, जिसका नाम था लाइववायर, आपको पहले बताया था। जैसे ही मोजिला फाउंडेशन ने अपना वर्क स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट पे और न्यू फीचर्स ऐड किए और कीवर्ड्स ऐड किए और सिंटैक्स ऐड किया जावास्क्रिप्ट में, तो वर्जन उस पेज पे आगे बढ़ के लॉन्च होता रहा, नया वर्जन मार्केट में आते रहे। जो अभी नेक्स्ट टेबल है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वर्जन्स आए हैं। ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर 2 था, तो मैंने नेटस्केप नेविगेटर 9 आपको दिखाया था जो इंस्टॉल कर रखा था मैंने अपने सिस्टम पे। 2 था, उसमें जावास्क्रिप्ट 1.0 आया था जो कि बहुत हिट रहा था। जावास्क्रिप्ट 1.0 पहले पढ़ ही चुके हैं। नेटस्केप नेविगेटर 3 में जावास्क्रिप्ट वर्जन 1.1 आया था, आपने देखा ही था कि उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लाया था। JavaScript इम्प्लीमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन नाम दिया JavaScript थोड़े और चेंजेस करके। नेटस्केप नेविगेटर 4 में 1.2 था वर्जन, नेटस्केप नेविगेटर 4.06 में 1.3 वर्जन था। तो ऐसे ही ये कुछ वर्जन दिए हुए हैं। देखो बाद में फायरफॉक्स नाम आ गया, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला पे वर्क कर रहे थे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो जो ये नेटस्केप है या उसके बाद फायरफॉक्स पे आ गए। तो नेटस्केप पे जब तक था तो उसमें कंपनी में काम करते थे ब्रैंडन ईच, जो कि फाउंडर हैं जावास्क्रिप्ट के, और उसके बाद उन्होंने खुद ही एक ओपन सोर्स बना दिया फ्री में, और जहाँ पे वो वर्क करने लगे और नए वर्जन्स आने लगे जावास्क्रिप्ट के। तो जो फायरफॉक्स था उसके वो को फाउंडर थे, उनके साथ में और भी थे डेवलपर, वो भी हम बताएंगे आगे उनके साथ कौन थे। तो इसी वजह से ये 2 आए हैं, ऐसा नहीं है कि नेटस्केप ही लगातार आ रहा है और सामने वर्जन्स आ रहे हैं। बाद में मोजिला पे वर्क करने लगे तो फिर वो मोजिला पे वर्जन्स आने लगे जावास्क्रिप्ट के। नंबरिंग स्कीम जो थी ये इस बेस पे थी कि जो फायरफॉक्स 4 आएगा वर्जन, उसमें जावास्क्रिप्ट 2.0 आए। यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है, नेटस्केप या मोजिला ब्राउज़र ने ही वर्जनिंग स्कीम फॉलो की है, जैसे 1.1, 2, 1.2, 1.3, फिर आगे जाके 2 आया। इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर के डिफरेंट वर्जन नंबर हैं JavaScript के लिए, और यही वजह है कि सेम वर्जन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मोजिला फायरफॉक्स में सपोज कीजिए 2 है तो उसमें सपोज कीजिए 1.3 है आ रहा है वर्जन फॉर एग्जांपल, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी 2 आएगा तो 1.3 आएगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अलग वर्जन्स हैं जावास्क्रिप्ट के उसके ब्राउज़र के बेस पे।
हम देख लेते हैं गाइस फाउंडर कौन है जावास्क्रिप्ट के। तो क्रिएटर ऑफ जावास्क्रिप्ट थे वो ब्रैंडन ईस्ट थे, जिन्होंने 1995 में जावास्क्रिप्ट ये कम्युनिकेशन में वर्क कर रहे थे नेटस्क्रिप्ट कम्युनिकेशन कंपनी में। ब्रैंडन ईस्ट जो है को फाउंडर भी हैं मोजिला के। तो अब ये आपने पीछे देखा जो वर्जन्स बाद में आ रहे थे नेटस्क्रिप्ट के बाद मोजिला में आने लगे, क्यों? क्योंकि अब वो जो थे मेन वो दूसरी उन्होंने खुद की बना ली और उसमें वो वर्क करने लगे जावास्क्रिप्ट पे। तो उसके बाद फिर इसमें आने लगे वर्जन्स जावास्क्रिप्ट के। और उसके बाद उन्होंने सर्व किया एज ए CEO इन मोजिला कॉरपोरेशन। साथ ही साथ वो CEO भी हैं ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी के। तो इस स्लाइड की जब पूरी एंड हो जाएगा उसके बाद में ब्रेव सॉफ्टवेयर वाली चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या है, उस कंपनी में क्या है। उसके CEO हैं और इसके भी CEO हैं, लेकिन इसमें साथ में एक और था जिसके साथ मिलकर बनाया था मोजिला। तो ये है ब्रैंडन ईच, आप देख सकते हैं उनका फेस। तो आपको इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए किसने कौन फाउंडर है, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाता है। इन अर्ली 1998 के स्टार्ट में ही, ईयर के स्टार्ट में ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मोजिला बनाया ब्रैंडन ईच ने विद जेमी जोन्सकी और अदर्स, और जिसको नाम दिया गया mozilla.org वेबसाइट है, आप खुद सर्च कर सकते हो। और मोजिला फायरफॉक्स आपने यूज़ किया ही होगा ब्राउज़र। तो इसका मेन पर्पस था ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना नेटस्केप के सोर्स कोड के लिए। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो जावास्क्रिप्ट हमने देखा, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं वेब पेज पे। तो जैसे कि आप देखते हो कहीं पे क्विज एप्लीकेशन होती हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर टाइप होते हैं ऑनलाइन एग्जाम, वो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। चेस टाइप का गेम बना सकते हो, और टिक टैक टो होता है जीरो कट्टर्स, वो बना सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से गाइस कर सकते हो। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन हैंडल या स्लाइड शो बनाना, ये सब चीज़ आप जावास्क्रिप्ट पे इजीली कर सकते हो। वैलिडेशन तो है ही है। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने देखा गाइस सब कुछ, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी और नेटस्केप भी कैसे कैसे आए और किसने इन्वेंट किया, किसने क्या इन्वेंट किया नेट, और ब्रैंडन ईच ने क्या क्या किया। पहले नेटस्केप कम्युनिकेशन में थे, फिर बाद में मोजिला ही बना ली, और ब्रेव सॉफ्टवेयर के भी CEO हैं। ब्रेव सॉफ्टवेयर के बारे में इसकी समरी के बाद में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट और इक्मास्क्रिप्ट किस तरह से रिलेटेड है। इक्मास्क्रिप्ट में जस्ट एक स्टैंडर्ड था जिसमें डिफाइन किया गया था क्या बेसिक सिंटैक्स रहेगा, और उसे इंप्लीमेंट किया था जावास्क्रिप्ट ने। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम क्या है। डॉम एक तरह से ये है कि पूरे वेब पेज को ब्राउज़र जो है एज ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखता है। तो पूरे जो पेज है उसमें वो अलग अलग तरह से जो है पाथ में ट्रैवर्स कर सकता है। तो उसमें हमने दिखाया था कि बताया था, दिखाएंगे तो आगे आने वाली जो चैप्टर्स होंगे उसमें बहुत डिटेल में आएगा। तो मेनली यही है कि सपोज़ कीजिए एक जगह पैराग्राफ लिखा हुआ है, P है, उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू IT फुल नॉलेज, और पैराग्राफ क्लोज। अब आपने क्या करा, उसकी ID दे दी कुछ भी, सपोज कीजिए PA, और कहीं पे आपने क्या लिख दिया डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट में document.getElementById ब्रैकेट में PA डॉट इनर HTML इक्वल टू बाय फ्रेंड्स। तो जो, और ये आपने किसी बटन के क्लिक पे लगा दिया। तो सपोज कीजिए आपने बटन पे क्लिक किया, पहले लिखा होगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू IT फुल नॉलेज, बाद में आ गया बाय फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो बिना पेज को रिफ्रेश हुए। तो ये डॉम से कर सकते हो, साथ ही साथ कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फिर है गाइस बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसा कि हमने बताया ये ब्राउज़र्स से रिलेटेड है, और जो भी एक्सटेंशन होती हैं एडोब फ्लैश प्लेयर या फिर एड्स ब्लॉकर, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और स्क्रीन का रिजोल्यूशन पता लगाना, क्लाइंट साइड पे कौन सा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट वो हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट का 1.0 कितना फेमस रहा था, और फिर आगे आगे वर्जन्स बढ़ते गए थे, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी फिर आ गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 में जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन को JScript नाम देके यूज़ करके थोड़ा सा चेंजेस मार के। और उसके बाद गाइस हमने फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट देख लिया ब्रैंडन ईच के बारे में। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो अब हम देख लेते हैं ब्रेव सॉफ्टवेयर के बारे में और फिर एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ब्रैंडन ईच थे उन्होंने ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए किया था। तो देखो ब्रेव सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर बनाया था इन्होंने, किस लिए बनाया था, वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था, बेस्ड ऑन क्रोमियम वेब ब्राउज़र। ब्रेव क्या है, एक फ्री है और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र जो कि डेवलप किया था ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी ने। और उनका मेन पर्पस क्या था इस सॉफ्टवेयर को बनाने का, कि जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट में जो ट्रैकर होते हैं जो ट्रैक करती हैं चीज़ें, और जो एड्स आते हैं जैसे बीच में, तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये ब्रेव सॉफ्टवेयर बनाया था ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी ने
ब्रेव सॉफ्टवेयर, और ब्रैंडन ईच थे उसके सीईओ।